पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि का मांगा वरदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज रज हुनर हाट के मौके पर बोलते हुए कहा कि ब्रिज क्षेत्र के विकास में नहीं रखेंगे कोई कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। जनजातियों को भी मिलेगा सामाजिक बराबरी का हक। और पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी। एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को उनके साथियों के साथ दुष्कर्म के मामले में करार दिया दोषी। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा पूरे प्रदेश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नहाए खाए और खरना के बाद छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। छठ पूजा मुख्यतः 4 दिनों की होती है। ये कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना पड़ता है। छठ पूजा में आज सूर्योदय से पूर्व छठ पूजा करने वाली महिलाओं ने स्नान करके उदित होते सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। पात्र में जल भरकर उसमें मिश्री, लाल फूल, कुमकुम, हल्दी डालकर महिलाओं ने अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रभु सूर्यदेव को अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद महिलाओं ने दीप और धूप से सूर्य की पूजा की। छठ घाट जाए के बा जल्दी, नहीं तो पिया देर हो जाई। छठ घाट जाए के बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए लोक आस्था के महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण और जल को सुरक्षित और संरक्षित रखने का पर्व भी है। प्रकृति के साथ किस तरह हमारे पर्व और त्योहार जुड़े हैं, ये इसकी मिसाल है। अस्ताचलगामी सूर्य और उगते हुए सूर्य को ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा हमें नदियों, झीलों और तालाबों को साफ रखने की प्रेरणा देता है। छठ पर्व के महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने इस दिन अवकाश की घोषणा की है, जिससे लोग इस पर्व को खुशी के साथ मना सकें। और लोक आस्था से जुड़ी हुई पर्व के स्वरूप में ये केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का भी एक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और प्रकृति के साथ अगर ये पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी अपने पर्व और त्योहारों को उसी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ मनाने में भी सफल होंगे। याद रखना, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कोई सरोवर हो, इन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि अर्घ देते समय माताएं बहनें जल में खड़ी होकर के उस समय ये नहीं देखती कि कितनी ठंडी है। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन बहुत बार जब ठंडी ज्यादा होती है तब भी, या जिन क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ रही होगी, भोजपुरी समाज के लोग वहां पर बड़ी आस्था के साथ उसमें भी ठंड की प्रवाह के बगैर वहां पर खड़े होकर के अस्तांचल सूर्य को या सूर्योदय के समय कल अर्घ देने का कार्य भी करेंगे। काफी देर तक उन्हें वहां खड़ा होना पड़ता है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उनकी आस्था पर भी पड़ेगा। ये पर्व और त्योहार हमें इस संकल्प के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा भी है कि हम प्रकृति को बचाने के इस अभियान के साथ अपने त्योहारों को जोड़ें, अपने आयोजनों को जोड़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होगा और मुझे लगता है कि इसका लाभ हम सबको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रकृति पूजन के साथ हम अपनी लोक आस्था के इन पर्वों को जोड़ पाएंगे तो न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हम एक बेहतर अवसर दे पाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज रथ उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि कान्हा की नगरी से हमारा गहरा नाता है। हमारी सरकार ने मथुरा वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी देश और दुनिया के उनके उपासकों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मथुरा ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले लोगों को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि में निवास कर रहे हैं। ब्रिज के विकास के लिए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने संतों के साथ भोजन ग्रहण किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि ब्रिज क्षेत्र देश के सुंदर क्षेत्रों में एक होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से लोगों को मथुरा के उत्पाद प्राप्त होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी उपस्थित थे। बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधाकुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित किया है। ये हमारे सभी पवित्र तीर्थ स्थल हैं और इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ हम सब यहां विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर अब तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। यानी इस पूरे पवित्र स्थल को यहां की पुरातन काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करना, यह ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें गोवर्धन और वृंदावन की परिक्रमा मार्गों का विकास, पौराणिक कुंडों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण, वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र, गीता शोध संस्थान, ऑडिटोरियम और अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, मथुरा में जुबली पार्क में ऑडिटोरियम तथा मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण, मुक्ता काशी मंच का पुनर्निर्माण, गोकुल में घाटों का सुंदरीकरण, रसकांत समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, चिंताहरण महादेव घाट का सौंदर्यीकरण तथा बरसाना तथा नंदगांव में पर्यटकों की सुविधा हेतु अनेक विकास कार्य, ब्रज की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर प्रयत्नशील है। देश की आजादी में बराबरी से योगदान देने और विकास की यात्रा में कहीं पीछे रह जाने वाले जनजातीय समाज के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं एक सप्ताह तक देश भर में तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा समेत जनजातीय समाज के तमाम ऐसे लोगों के योगदान को देश के सामने रखा जाएगा, जिनके योगदान को कहीं आज भुला सा दिया गया है। इस फैसले के बाद जनजातीय समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय समाज को सम्मान देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब हर साल 15 नवंबर को देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देश की आजादी से लेकर देश की विकास यात्रा में जनजातीय लोगों के योगदान को याद किया जाएगा। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे, जिनको जनजातीय समुदायों एवं देश भर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। देश की आजादी में संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिजो जनजातियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से रेखांकित करने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला किया है। अंग्रेजों के खिलाफ देश को एकजुट करने और बड़ा आंदोलन खड़ा करने वालों में बिरसा मुंडा का भी बड़ा योगदान रहा है,
जिसको लेकर जनजातीय समाज उन्हें भगवान की श्रेणी में रखता है। इस साल देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पूरे साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में 15 नवंबर से 22 नवंबर तक पूरे देश में आइकॉनिक सप्ताह मनाने का फैसला भी मोदी सरकार ने लिया है, जिसके तहत देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आजादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आजादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। ये उनके गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति के बारे में होगा। मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लेकर जनजातीय समाज के योगदान को देश के सामने रखने का बड़ा प्रयास किया है। इस फैसले की हर ओर सराहना हो रही है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो जनजाति महापुरुष अपनी महती भूमिका निभाया था, उसमें भगवान बिरसा मुंडा ने सबसे अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और कई जनजाति जो महापुरुषों ने यह स्वतंत्रता संग्राम में अपने लड़ाई लड़ी थी, बहादुरी दिखाई थी। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के समर्पण में आज प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी के जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कैबिनेट में फैसला लिया है, घोषणा किया है। इसलिए मैं पुनः उनको धन्यवाद एवं बधाई करता हूं। इससे पहले भी बीते कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने जनजातीय समाज के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिसके तहत न सिर्फ इस समाज के आर्थिक सामाजिक तरक्की में काफी मदद मिली है, बल्कि अनसंग हीरो के रूप में देश के योगदान के लिए जनजातीय समाज ने जो काम किया है उसे भी देश के सामने प्रमुखता से रखा है। देश में मौजूदा समय में 700 से ज्यादा जनजातियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। जनजातीय समाज में बीते कुछ वर्षों में साक्षरता में इजाफा देखने को मिला है। साल 2011 में जहां साक्षरता 59% थी, तो वहीं 2018 में करीब 70% के आसपास हो गई है। जनजातीय समाज की आजीविका बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तमाम राज्यों को विशेष रूप से 587 करोड़ रुपए दे रही है, तो वहीं केंद्र के द्वारा जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए 12,355 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने जनजातीय समाज के आर्थिक उत्थान के लिए वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। जनजातीय मंत्रालय की संस्था ट्राइफेड के द्वारा जनजातीय समाज के उत्पादों को देश दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। मोदी सरकार ने आदिवासी इलाकों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का फैसला किया है, तो वहीं जनजातीय समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के लिए अलग से योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मोदी सरकार ने देश में जनजातीय लोगों के योगदान की यादों को संग्रहित करने के लिए 10 संग्रहालय बनाने का भी फैसला किया है। मोदी सरकार ने जनजातीय समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अपने मंत्रिमंडल में भी 6 जनजातीय समाज के लोगों को जगह दी है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पीएम मोदी विकास की यात्रा में पीछे रह गए जनजातीय लोगों को विकास में बराबरी का भागीदार बनाने के लिए किस तरीके से प्रयासरत है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगरा में कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक खाद उपलब्ध है। किसानों को अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जरूरत के अनुसार उर्वरक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कालाबाजारी की शिकायत मिली है, जहां छापे डलवाए गए हैं। कई खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ विक्रेताओं से जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर से 8 लाख मीट्रिक टन डीएपी किसानों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा निःशुल्क बीज का भी वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। कल मथुरा में हमने परसों छापे डलवाए थे और कार्रवाई करके उनको जेल भी भेज दिया, जहां पर ऊंची कीमतों की शिकायतें आई हैं। कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक पर लिखा, लेकिन जब मैंने उनसे मांगा कि स्थान आप हमको दे दीजिए तो उन्होंने दिया नहीं। तो कुछ लोग जानबूझ करके अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी किसान हड़बड़ी में आए। लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध है। राज्य के भीतर अब तक हम लोगों ने 1.5 महीने के भीतर, यानी 1 अक्टूबर के बाद से लेकर के अब तक 383 लाइसेंस धारकों को हमने
कारण बताओ नोटिस डाला है, 175 लोगों को निलंबित किया है, 79 लोगों के लाइसेंस को हमने निरस्त किया है, 198 जगहों पर चेतावनी दी है, 47 दुकानों पर हमने प्रतिबंधित कर दिया है और बिक्री और 8 दुकानों को सील किया है। तो जहां इस तरीके की शिकायतें आई हैं, 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं पर भी उन्हें इस तरीके की दिक्कत में आने की आवश्यकता नहीं है। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग जिन्ना के साथ हैं वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये महाराजा सुहेलदेव के अनुयायी नहीं हो सकते हैं जो भारतीय सपूतों को नमन करने के बजाय जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, जिसने भारत को बांटने का काम किया है। उन्हें वोट के ध्रुवीकरण के लिए याद किया जाए, ये भारतीय हितों के खिलाफ है। देखिए, वोट की राजनीति में इतना लोग गिर जाएंगे, इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं किया होगा। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के दुश्मन गाजी के चरणों में जाकर गिरने वाले लोग आज उस जिन्ना जिसने देश का बंटवारा किया, जिसके सर पर देश को बांटने का आरोप है, उस जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये वो जिन्ना है जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान करके देश के लाखों पिछड़ों, गरीबों, कमजोरों का कत्लेआम कराया हो। उस जिन्ना को महिमा मंडित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अर्चना पांडे की मां के निधन पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पाठक इसके बाद सांसद सुब्रत पाठक के भी घर गए और उनके भाई की डेंगू से हुई मृत्यु पर संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2022 की चुनाव तैयारियों में कार्यकर्ता जुट जाएं तथा केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें। मेरठ में मोहद्दीनपुर चीनी मिल के पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया। गन्ना किसानों के महापर्व पेराई सत्र के पूजन में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर शामिल थे। इस अवसर पर पहले मिल में गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित करके किया गया। मेरठ जिले में 6 चीनी मिलें हैं जिनका पेराई सत्र शुरू हो चुका है। शुभारंभ के बाद सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ की सरकार में गन्ना किसान खुशहाल हैं। चीनी मिलें समय पर चलने लगी हैं। बंद चीनी मिलों को चालू किया गया और किसानों का गन्ने का भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि किसान हमारे प्रसन्न रहें, उनका सारा गन्ना समय से पेरा जाए और मिल चलती रहे बढ़िया से। और देखिए, प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में जब से बनी है तो माननीय मोदी जी के संकल्प के अनुसार, उनके कार्य योजना के अनुसार बराबर प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। जो चीनी मिलें बंद थी उनको चालू किया गया, क्षमता बढ़ाई गई, पेराई सुनिश्चित की गई। जब तक एक गन्ना भी बचा हुआ तब तक के लिए पेराई सुनिश्चित की गई। भुगतान की गति बहुत बढ़ाई गई। 3-3 साल तक के भुगतान अटक जाते थे, 80% 85% का भुगतान हो चुका है किसान को। तो यानी बॉन्ड की समस्या थी बड़ी बार, इसमें बड़ी एक बेईमानी हुआ करती थी। जो छोटा किसान था, गरीब किसान था, उसका तो पर्ची नहीं लग पाती थी। बड़े जो लोग थे, पैसे वाले थे, चाहे वो किसान हो चाहे अन्य लोग हों, उसके सारे गन्ने को अपने बॉन्ड में शामिल कर लेते थे। तो यानी इस प्रकार से सब दिशाओं में किसान को राहत पहुंचाने के लिए काम हुए हैं और निश्चित रूप से सबका लाभ इस सीजन का जैसे आशीर्वाद हुई है किसान को मिलेगा। हमारा किसान और बेहतरी के साथ आगे बढ़ेगा। गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया गया है। धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गन्ने का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उसको प्राथमिकता पर रखकर आज आप देख रहे होंगे कि समय से हम लोग चीनी मिलें शुरू कर रहे हैं और समय के साथ साथ जब तक गन्ना नहीं डलेगा, जब तक ये मिलें, जब से ये सरकार आई है, चलती रहेंगी।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयागराज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि 7 सालों में भाजपा सरकार ने वो काम कर दिखाए हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था। मोदी सरकार पर्यावरण को लेकर संजीदा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जमीन को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। इस अवसर पर पर्यावरण से जुड़े कई डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने लोगों को पर्यावरण बचाने के तरीके बताए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा फूलपुर में ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे देश के यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर्स लोग आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं, हमारे शोध के छात्र और छात्राएं आए हैं, जिनके माध्यम से हमारे ज़िले में इसका प्रचार प्रसार और तेज़ी से बढ़ेगा और इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, कृषि क्षेत्र में अभी बहुत आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह हमारी सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय दुगना करने के लिए, इसलिए इसे 2 बार से अच्छी भारी पैदावार हुई है। और पैदावार के साथ साथ सरकार हमारी MSP भी किसानों की भलाई के लिए अच्छी दिया है और वो ईश्वर की कृपा से बरसात भी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए हमारा किसान भी खुशहाल है। जी, ये सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन जो बंजर भूमि है उसके विकास के लिए, और उस बंजर भूमि का विकास वानिकी उपक्रम यानी पेड़ पौधे लगा कर करना है। कौन सा पौधा किस प्रकार की भूमि में अच्छा वृद्धि करता है, इस पे वैज्ञानिक देश भर के आए हुए हैं। चाहे उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, वहाँ के वैज्ञानिक है, दक्षिण के राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, समस्त वैज्ञानिक 100 से अधिक वैज्ञानिक यहाँ आकर एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं। और उस चर्चा के बाद एक रिकमेंडेशन बनेगा जो भारत सरकार को भेजा जाएगा, और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वन क्षेत्र बंजर भूमि का सुधार करके बढ़ाया जा सकता है, उस पर एक संस्तुति दी जाएगी। MP MLA कोर्ट ने कल चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गायत्री प्रजापति और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराया है। गायत्री प्रजापति के साथ उनके सहयोगी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं। कुछ लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अदालत शुक्रवार को इस मामले में सजा सुना सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने जूट, कपास, एथेनॉल पर बड़ा फैसला लिया है, जिसका फायदा न सिर्फ किसानों को मिलेगा बल्कि देश की तरक्की के लिहाज से भी ये फैसला काफी मददगार साबित होंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 2014-15 से 2020-21 के लिए भारतीय कपास निगम को 17,408.85 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को मंजूरी दी है। इससे कपास से जुड़े किसानों को फायदा पहुंचेगा। कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जो पिछले 2 वर्ष से कोविड के समय जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। पिछले साल भी अगर ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये पिछले 2 सालों में इंटरवीन नहीं करती तो जो फार्मर्स हमारे जो उचित मूल्य पे बेच पाए, करीब 55,000 करोड़ उनके खाते में गए। और आगे के लिए भी उनको एक एश्योरेंस है कि जब भी प्राइसेस घटेंगी उनको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल को अगर उत्पादन ज्यादा बढ़ गया, कंजम्पशन घट गया, कभी कॉटन के प्राइसेस कम होंगे, तो उनको ये एश्योरेंस भी इस डिसीजन से दिया गया है कि फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए फार्मर्स तक सरकार पहुंचेगी और उनके कॉटन की खरीद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी है। इस फैसले से 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट बैग में पैक किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3,70,000 श्रमिकों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी सीजन 2020-21 के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य को मंजूरी दी है।
सी भारी शीरा से निर्मित इथेनॉल की कीमत 45.69 रुपए प्रति लीटर से 46.66 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई जा रही है। बी भारी शीरा से निर्मित इथेनॉल की कीमत 57.61 रुपए प्रति लीटर से 59.08 प्रति लीटर रुपए और गन्ने के रस, चीनी सिरप से निर्मित इथेनॉल की कीमत 62.65 रुपए प्रति लीटर से 63.45 रुपए प्रति लीटर तक की जा रही है। कैबिनेट ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अब वर्ष 2025 तक 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले लक्ष्य 2030 तक था, अब 2030 तक के लक्ष्य को भी प्रीपोन करके 2025 तक किया गया है। सांसद अब अपनी सांसद निधि की राशि का इस्तेमाल बखूबी कर सकेंगे। कोरोना काल में बंद कर दिए गए सांसद निधि की राशि इसी सत्र से अब उपयोग में आएगी। फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट सेंटर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेजिमेंट ने एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ कर आजादी के 75 साल व भारतीय सेनाओं की पाकिस्तान पर स्वर्णिम विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रिगेडियर इंदर परमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए रेजिमेंट के गौरवशाली अतीत और भविष्य की चुनौतियों पर खरी उतरने वाली अपनी रेजिमेंट की विस्तृत जानकारी दी। इस अल्ट्रा मैराथन के पीछे हमारा उद्देश्य था हमारा 100 साल मनाना। इसके साथ साथ हम अपने वेटरन्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको मिले। हम रास्ते में हमारे धावक जगह जगह रुकते आए, हम अपने यूथ से मिले, उनको राजपूत रेजिमेंट की गाथाएं सुनाई, वीर गाथाएं सुनाई। इसके अलावा हम लोग इस साल बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारा 100 साल इस साल में मनाया जा रहा है, जिस साल पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75 साल पूरे करने का, और जिस साल हमारा देश 1971 की लड़ाई की विजय का 50 साल मनाने का गर्व महसूस कर रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि का मांगा वरदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज रज हुनर हाट के मौके पर बोलते हुए कहा कि ब्रिज क्षेत्र के विकास में नहीं रखेंगे कोई कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, जनजातियों को भी मिलेगा सामाजिक बराबरी का हक। और पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी। एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को उनके साथियों के साथ दुष्कर्म के मामले में करार दिया दोषी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।